नेशनल अंडरस्टैंडिंग केमिस्ट्री। आज हम बात करेंगे बैटरीज की, जो हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लास्ट टॉपिक है और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस की हेल्प से हमारी बैटरीज काम करती हैं। तो आज हम बात करेंगे बैटरीज की, जिसके अंदर हम फिर प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल एंड फ्यूल सेल्स की बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं। हमें पता है कि हमारी जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होती है, अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होती है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, गैल्वेनिक सेल या वोल्टिक सेल, हमारे पास वो सेटअप होता है जिसके अंदर हम केमिकल एनर्जी की हेल्प से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। और अगर हम उसको एक्सटर्नल सर्किट से, एक्सटर्नल पावर सप्लाई या एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक करंट की सप्लाई से कनेक्ट कर दें, तो फिर अगर जो एक्सटर्नल वोल्टेज होगा, जो वहाँ पे सेल के अंदर जो हमारा वोल्टेज प्रोड्यूस हो रही है, अगर उससे ज़्यादा तो होगा, तो फिर वो हमारी रिवर्स में काम करने लग जाएगी कि हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी से फिर केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस होने लग जाएगी। तो ये होती है हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का बेसिस क्या है भाई? ये स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन के ऊपर बेस्ड होती है हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। हमें पता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर ऐसे दो वेसल्स होते हैं, ये दोनों आपस में सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट होते हैं। फिर हमारी ऐसे दोनों के अंदर एक एक मेटल की रोड होती हैं और उन मेटल्स का इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होता है इसके अंदर। ये रोड्स हमने मेनली किसकी बात करते हैं? हम जिंक रोड एंड कॉपर रोड्स की बात करते हैं। तो ये हमारी कॉपर रोड एंड कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लेते हैं एंड जिंक रोड एंड जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन लेते हैं। फिर इसको यहाँ पे हम गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर देते हैं, जो कि हमारा डिटेक्ट करता है कि कितना वोल्टेज प्रोड्यूस हो रहा है। ये सॉल्ट ब्रिज के अंदर हम K2SO4 या इस टाइप की कोई भी इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट ले लेते हैं, ठीक है। तो ये थी हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब इसके अंदर हमें पता है रेडॉक्स रिएक्शन हो रही है कि हमारा Zn तो Zn2 पॉजिटिव के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, इसका तो हो रहा है यहाँ पे ऑक्सीडेशन, और हमारा Cu2 पॉजिटिव Cu के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, उसका हो रहा था रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रोसेस होके बना रहे थे रेडॉक्स रिएक्शन। और ये रेडॉक्स रिएक्शन यहाँ पे स्पॉन्टेनियस होती है कि हम बाहर से कुछ भी एक्सटर्नल एनर्जी नहीं दे रहे, ये रिएक्शन अपने आप होती है, ठीक है। तो अब हमें ने क्या बोला कि भाई हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की हेल्प से बनाएंगे बैटरी। तो हमारे पास जो हर एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है वो कमर्शियल पर्पस के लिए सूटेबल नहीं है। अब बैटरी बना दी हमने, तो बैटरी का यूज तो हम कमर्शियल पर्पसेस के लिए करते हैं, जैसे टीवी के रिमोट में हो गया, वॉच के अंदर हो गया। तो हम इस टाइप से जो फिर बैटरीज बनेंगी उनका कमर्शियल पर्पस के लिए यूज करते हैं, या फिर टॉर्च के अंदर यूज करें, इस टाइप से। तो अब हमारी बैटरी है वो क्या है? वो हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। पर जो हमारी हर एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होती है ना, वो कमर्शियल पर्पस के लिए यूज नहीं की जा सकती। मतलब हर एक हमारी जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है उससे हमारी बैटरीज नहीं बनाई जा सकती। क्यों? इसका रीजन क्या है भाई? अब हर एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर तो सेम टाइप से फंक्शन करती है, सेम उसका काम होता है और सेम ही उसका रिजल्ट मिलता है हमें। तो हर एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हमारी बैटरी के फॉर्म में यूज होनी चाहिए थी ना, पर वो नहीं होती। क्यों नहीं होती? उसका रीजन क्या है? क्योंकि देखो, जो हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है उसके अंदर सॉल्ट ब्रिज यूज होता है और उसका हाई इंटरनल रेजिस्टेंस होता है सॉल्ट ब्रिज का। तो अगर हम ज्यादा करंट ड्रॉ कर ले उनसे, तो उनका वोल्टेज जो है वो अपने आप डिक्रीज हो जाता है शार्पली। बैटरी का काम क्या है? बैटरी से हम क्या करते हैं भाई? बैटरी से हम करंट ही तो निकालते हैं। अब बैटरी का काम क्या है? वो हमें करंट देती है आगे काम होने के लिए, कोई भी फंक्शनिंग करने के लिए। ये हमारी टॉर्च है, जब हमारी बैटरी उसके अंदर नहीं डालते तब तक टॉर्च काम नहीं करती, जब बैटरी डालेंगे तो हमारी टॉर्च ग्लो करती है। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारी बैटरी है, सेल हमने उसके अंदर डाल रखी है, वो उसको एनर्जी दे रही है, उसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रही है ग्लो करने के लिए। तो फिर वो अगर ग्लो करने के लिए उसको चाहिए इलेक्ट्रिसिटी, और अगर हमारा वोल्टेज बहुत कम हो गया, तो वो फिर ग्लो नहीं कर पाएगी उतनी अच्छे से। जितना वोल्टेज अच्छा होगा उतनी अच्छी तरह से काम करेगी वो। तो हमने बोला कि सॉल्ट ब्रिज का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे? जब सॉल्ट ब्रिज के अंदर रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है, कई इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के केस की बात करें, सभी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर नहीं होता। ऐसी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जिनको हम कमर्शियल पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं कर सकते, ऐसी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कुछ एक होती है, उनके अंदर ऐसा होता है कि भाई सॉल्ट ब्रिज का इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, और फिर हम अगर उससे करंट निकालना चाहें, हम यूज़ करना चाहें, तो उनका वोल्टेज बहुत ड्रॉप हो जाता है शार्पली। अगर अच्छा वोल्टेज नहीं आएगा तो फिर अच्छे हमें रिजल्ट नहीं मिलेंगे।
और दूसरा क्या है कि उनके अंदर हमारी कॉम्पैक्टनेस एंड रगिडनेस नहीं होती। ठीक है, कि उनके अंदर रफ हैंडलिंग होती है। तो यहाँ पे हमारा कॉम्पैक्टनेस का मतलब क्या है, कोई भी चीज़ कॉम्पैक्ट है उसका मतलब क्या है कि भाई कोई खाली स्पेस नहीं है वहाँ पे, वो एकदम फिल है अच्छे से। और रगिडनेस का क्या मतलब होता है यहाँ पे कि इरेगुलर है। तो इनके अंदर ऐसी कॉम्पैक्टनेस और इरेगुलरिटीज कुछ नहीं होती उनके अंदर, इसीलिए भी हम इनको कुछ एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को बैटरी के लिए यूज़ नहीं कर सकते, कमर्शियल पर्पज़ में यूज़ नहीं कर सकते। बाकी जिनके अंदर ये दोनों चीज़ें नहीं होती उनको हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हमने बता दिया कि भाई इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को हम कमर्शियल पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं कर सकते, उसके रीज़न क्या क्या है। फिर अगर हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को कमर्शियल सेल के रूप में यूज़ करना है तो उसकी क्या क्या ज़रूरतें हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हमारी, कि हम ये चाहें कि हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को, अगर हमारी वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ये पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट हमारी फुलफिल करे तो ही हम उसको एज ए कमर्शियल पर्पज़ के लिए यूज़ करें, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं इसकी, एक तो उसके अंदर क्या बोला था हमने कि कुछ एक के अंदर कॉम्पैक्टनेस एंड रगिडनेस नहीं होती। तो उनकी फर्स्ट रिक्वायरमेंट तो क्या हो गई हमारे पास कि उनके अंदर कॉम्पैक्टनेस एंड रगिडनेस होनी चाहिए। और फिर सेकंड फर्स्ट क्या बताया था हमने कि अगर जिनका सॉल्ट ब्रिज के अंदर ज़्यादा इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाता है तो उनका वोल्टेज शार्पली ड्रॉप करता है। तो सेकंड रिक्वायरमेंट ये है कि उनका वोल्टेज ज़्यादा ड्रॉप नहीं करना चाहिए यूज़ करने के टाइम पे। तो ये हमारी कमर्शियल सेल के लिए दोनों रिक्वायरमेंट्स हैं। ठीक है, अब बैटरी क्या होती है, ये हो गई बात जनरल की कि हम कौन सी इलेक्ट्रोकेमिकल, ये बता दिया कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को यूज़ करेंगे हम, फिर कौन सी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हम यूज़ नहीं करेंगे, और कौन सी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की, किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि हम उसको एज ए सेल या एज ए बैटरी कमर्शियल पर्पज़ के लिए यूज़ कर लें। ठीक है, ये इनकी बात हो गई। अब हम बात करते हैं बैटरी 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 लगा रखा है इतनी देर से, तो बैटरी होता क्या है हमारे पास, कि हम कई सारे सेल्स को सीरीज के अंदर कनेक्ट कर दें तो उस अरेंजमेंट को बैटरी बोला जाता है। ठीक है, सेल कौन सी, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अगर कई सारी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स को हम सीरीज में आपस में कनेक्ट कर दें तो उसको बोला जाता है बैटरी। अब जो बैटरी है ना, कई बार ये वर्ड हम एक सेल के लिए भी यूज कर सकते हैं, पर ऐसा यूज करना सही नहीं है। बैटरी उसी को बोलेंगे जिसके अंदर हमारी बहुत सारी सेल्स सीरीज के अंदर कनेक्टेड हो, तो उसी अरेंजमेंट को बैटरी बोलते हैं। एक सिंगल सेल के लिए हम बैटरी वर्ड यूज नहीं कर सकते। अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं, क्योंकि एक सिंगल सेल के लिए बैटरी वर्ड यूज नहीं किया जाता। बहुत सारी सेल्स जब सीरीज के अंदर कनेक्ट होती हैं तो उनके अरेंजमेंट को बैटरी बोला जाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कमर्शियल सेल्स की। तो हमारे पास कमर्शियल सेल्स जो हैं इनके 3 टाइप्स हो गए। फर्स्ट टाइप है प्राइमरी सेल, सेकंड टाइप सेकेंडरी सेल एंड थर्ड टाइप इज फ्यूल सेल्स। अब हम बात करेंगे कि कौन सी सेल्स को हम प्राइमरी सेल्स बोलते हैं, कौन सी सेल्स को सेकेंडरी सेल्स बोलते हैं और कौन सी सेल को फ्यूल सेल बोलते हैं, और फिर बात करेंगे उनके एग्जाम्पल्स की डिटेल के अंदर। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इनकी डेफिनेशन से। तुम्हारे पास प्राइमरी सेल क्या होती है, प्राइमरी सेल वो सेल होती हैं जिसके अंदर हमारी रिडॉक्स रिएक्शन सिर्फ एक बार हो और फिर सेल डेड हो जाए कुछ देर के बाद और उसको दोबारा यूज ना किया जा सके, तो ऐसी सेल को बोलेंगे प्राइमरी सेल। क्या, ऐसी सेल जिसके अंदर एक बार रिडॉक्स रिएक्शन होगी बस, और फिर हमारी सेल हो जाएगी डेड थोड़ी देर के बाद और उसको दोबारा यूज नहीं किया जा सकता। इसके एग्जाम्पल्स हैं ड्राई सेल एंड मरकरी सेल। एक बार नाम याद रखो कि ड्राई सेल एंड मरकरी सेल हमारे प्राइमरी सेल्स हैं। ये प्राइमरी सेल्स कैसे हैं, इनके अंदर रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, किस टाइप से इनकी स्ट्रक्चर अरेंजमेंट वगैरह जो भी है वो हम बात करेंगे डिटेल में। फिर हम बात करते हैं सेकेंडरी सेल्स। सेकेंडरी सेल्स क्या होती हैं, जिनको हम रिचार्ज, उनके अंदर से करंट पास करेंगे तो हम सेकेंडरी सेल्स को रिचार्ज कर सकते हैं। सेकेंडरी सेल्स क्या होंगी, उनको रिचार्ज कर सकते हैं हम। जब हम उनके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो वो रिचार्ज हो सकती है और उनको कई बार यूज किया जा सकता है। जैसे देखो, हम यूज करते हैं रिमोट के अंदर सेल यूज करते हैं। ठीक है, कुछ टाइम के बाद सेल ऑटोमेटिकली डेड हो जाता है, उसको हम रिचार्ज कुछ नहीं कर सकते, हमें सेल रिप्लेस करना पड़ता है, नया सेल बैटरी के अंदर डालेंगे तभी वो काम करेगी, उसको रिचार्ज नहीं किया जा सकता। फिर
वो एग्जाम्पल हो गए हमारे प्राइमरी सेल के कि जिसमें रेडॉक्स रिएक्शन सिर्फ एक बार होगी, तो और हमारी सेल फिर कुछ देर के बाद डेड हो जाएगी और उसको दोबारा रिचार्ज नहीं किया जा सकता, उसको फेंकना पड़ेगा और कोई यूज नहीं रह जाएगा उसका, और उसको चेंज करना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा न्यू बैटरी न्यू सेल के साथ। सेकेंडरी सेल वो होती है जिनको बार बार रिचार्ज किया जा सके और उनको हम बार बार यूज कर सकें। जैसे हमारी इन्वर्टर की बैटरी होती है, इन्वर्टर की जो बैटरी होती है एक बार हम यूज़ कर लेते हैं, फिर वो डिस्चार्ज हो जाती है, दोबारा जब उसको लाइट आती है तो इलेक्ट्रिसिटी से वो चार्ज होता है हो जाती है। तो इस टाइप की सेल्स हमारी सेकेंडरी सेल्स होती हैं। और इसके एग्जाम्पल हैं लेड स्टोरेज बैटरी एंड निकल कैडमियम स्टोरेज सेल। लेड स्टोरेज बैटरी एंड निकल कैडमियम स्टोरेज सेल। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी सेकेंडरी सेल की। अब बात करते हैं फ्यूल सेल की, जिसके अंदर हमारा जो एनर्जी है उसका प्रोडक्शन कब होगा, जब उसके अंदर कोई फ्यूल का कंबशन होता है। फ्यूल क्या, जैसे H2 हो गया, CO हो गया, CH4 हो गया, और उसको डायरेक्टली कन्वर्ट किया जाएगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। क्या कि H2 हो गया, CO हो गया और CH4 हो गया, तो इनको डायरेक्टली कन्वर्ट किया जाएगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। कौन सी एनर्जी को, जब हमारी फ्यूल सेल वो सेल होती हैं जिसके अंदर हमारी एनर्जी प्रोड्यूस हो फ्यूल के कंबशन से। कौन कौन से फ्यूल, जैसे हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, और फिर वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगी हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा, हमने बोला कि कंबशन हो रहा है भाई, तो कंबशन के बाद एनर्जी प्रोड्यूस हो गई और वो एनर्जी हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाती है। तो इस टाइप से कन्वर्जन क्यों पॉसिबल हुआ, ये क्योंकि हमारी जो कंबशन रिएक्शन है ना, वो भी हमारी एक टाइप से रेडॉक्स रिएक्शन है, इसीलिए ये हमारा पॉसिबल था कि हम एनर्जी जो प्रोड्यूस हो रही है हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड या मीथेन के कंबशन से, वो डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो रही है, क्योंकि हमारी कंबशन रिएक्शन भी एक टाइप से क्या है, हमारी रेडॉक्स रिएक्शन है। ठीक है, तो ये बात हो गई प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल एंड फ्यूएल सेल की डेफिनेशंस की। अब इनके एग्जाम्पल्स हमने बताए थे। प्राइमरी सेल का एग्जाम्पल ड्राई सेल या मरकरी सेल, सेकेंडरी सेल का एग्जाम्पल लेड स्टोरेज बैटरी एंड निकल कैडमियम स्टोरेज सेल, एंड फ्यूल सेल का एग्जाम्पल होता है हमारा हाइड्रोजन फ्यूल की जो सेल बनी होती है वो। एग्जाम्पल लेके चलते हैं हम। तो अब हम बात करेंगे डिटेल में इनके एग्जाम्पल्स की। अब बात करते हैं हम प्राइमरी सेल। प्राइमरी सेल के अंदर हमें पता है प्राइमरी सेल कौन सी होती हैं, जिसके अंदर भाई हमारी एक बार रेडॉक्स रिएक्शन होती है, एक बार रेडॉक्स रिएक्शन होगी और फिर उसके बाद हमारी सेल क्या हो जाएगी, डेड कुछ देर के बाद, और उसको दोबारा यूज नहीं किया जा सकता। तो ऐसी सेल्स को हमने प्राइमरी सेल बोला था। इसका एक फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा ड्राई सेल। ड्राई सेल के अंदर क्या होता है, ये सेल हमारी कॉमनली ट्रांजिस्टर्स और क्लॉक के अंदर यूज की जाती है। ठीक है, और ये क्या है, हमारी एक लेक्लांची सेल जो होती है ना, उसकी कॉम्पैक्ट फॉर्म है हमारी ड्राई सेल। तो इसके अंदर क्या होता है, हमारा सिलेंड्रिकल जिंक का कंटेनर होता है। कैसे होती है ये हमारी, कि ये देखो ऐसे प्रेजेंट होती है। क्या हो गया, ये हमारा क्या है, एक सिलेंड्रिकल जिंक कंटेनर है। सिलेंड्रिकल जिंक कंटेनर के अंदर क्या होगा हमारा, ये जो हमारा सिलेंड्रिकल जिंक कंटेनर है ये एक्ट करेगा एज एनोड। तो ये हमारा जिंक कंटेनर, ये हमने जो कंटेनर बताया ये वाला, ये है हमारा जिंक का सिलेंड्रिकल कंटेनर जो एक्ट करता है एनोड के रूप में। ये एक्ट करता है एज एनोड, और ये क्या है, हमारा जिंक का कंटेनर है। ठीक है, फिर इसके अंदर क्या किया हमने, ये जो रोड प्लेस कर रखी है बीच में, ये वाली जो रोड है हमारी, ये ग्रेफाइट की रोड है इसके अंदर।
और ये जो ग्रेफाइट की रोड है हमारी, ये एक्ट करती है एज कैथोड, मतलब पॉजिटिव पोल। ग्रेफाइट की रोड जिसको इसके सेंटर में प्लेस किया गया है। अब क्या है इसके अंदर कि एनोड और कैथोड दोनों हो गई, इनके बीच में कुछ ना कुछ स्पेस है ना, एनोड और कैथोड के बीच में, वो ऐसे पैक किया गया है कि हमारा जिंक कंटेनर वो किसके टच में हो, वो NH4Cl एंड ZnCl के टच में हो। और ग्रेफाइट रोड हमारी सराउंडेड हो पाउडर्ड MnO4 एंड MnO2 एंड कार्बन से। तो क्या बोला कि अब हम बात करें कि ये जो सरफेस है हमारा, जिसके अंदर हमने ये येलो से मार्क कर दिया इसको, ये क्या है, ये हमारा ग्रेफाइट रोड के, जो हमने ग्रेफाइट रोड डाल रखी है जो हमारी एक्ट करेगी एज कैथोड, ये हमारे इस सिलेंड्रिकल जिंक कंटेनर के बिल्कुल सेंटर के अंदर प्रेजेंट है। तो ये जो हमारा येलो वाला है ना, ये है हमारी ग्रेफाइट रोड के, किसमें, ग्रेफाइट रोड के पास, तो ये है ना सराउंड ये कर रहा है ग्रेफाइट रोड को। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा MnO2 एंड कार्बन का पेस्ट है, पाउडर्ड MnO2 एंड कार्बन सराउंड कर रहा है इसको। और फिर इसके अलावा यहाँ पे ये देखो, ये वाइट स्पेस बच गया, ये हमारा जिंक कंटेनर के टच में है। तो इसके अंदर हमने क्या ले रखा है, इसके अंदर पेस्ट ले रखा है किसका, NH4Cl एंड ZnCl2 का पेस्ट है यहाँ पे। ठीक है, तो अब हम बात करें अगर हमारी ड्राई सेल की, तो ड्राई सेल किस में यूज़ की जाती है, कॉमनली ट्रांजिस्टर और क्लॉक में यूज़ की जाती है। इसके अंदर है क्या हमारा, इसके अंदर है हमारा ये जिंक का सिलेंड्रिकल जिंक का कंटेनर, जो कि हमारा एक्ट करता है एज एनोड। इसके सेंटर के बीच में एक ग्रेफाइट रोड है जो कि एक्ट करती है हमारी एज कैथोड। फिर जो है हमारा जिंक जो है, ये तो इसके टच में है हमारा NH4Cl एंड ZnCl2 का पेस्ट। और फिर ग्रेफाइट रोड हमारी सराउंडेड है MnO2 एंड पाउडर्ड MnO2 एंड कार्बन से, जो कि हमारे फिर ये ग्रेफाइट रोड है, ये NH4Cl एंड ZnCl2 के टच में नहीं है। और ऐसे ही हमारी जो जिंक वाली एनोड है, जो हमारा जिंक का कंटेनर है, वो भी हमारा MnO2 एंड कार्बन के कांटेक्ट में नहीं है। ठीक है, अब ये जो ग्रेफाइट रोड है यहाँ पे, ये ग्रेफाइट रोड को हमने फिट कर रखा है किसके साथ, मेटल कंटेनर के साथ फिट कर रखा है इसको, मेटल कैप के साथ। और सिलेंडर को हमने ऊपर से सील भी कर रखा है कि ये इस टाइप से हमारा ये जो कंटेनर है ये ऊपर से सील्ड है, और इसकी ये कैप प्रेजेंट है जो कि इसको फिट कर रखा है इस सिलेंडर के साथ। और जिंक कंटेनर है, फिर इसको कार्डबोर्ड से, बाहर से इसके कार्डबोर्ड से प्रोटेक्ट किया जाता है ताकि इसके अंदर बाहरी इन्वायरमेंट का कुछ इफेक्ट ना पड़े। एटमॉस्फेयर से इसको प्रोटेक्ट करने के लिए किससे किया जाता है, इसको कार्डबोर्ड से सील किया जाता है, कवर किया जाता है इसको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये बात हो गई इसकी कंस्ट्रक्शन की, क्या क्या होता है इसके अंदर, एक ग्रेफाइट की रोड, एक जिंक का सिलेंड्रिकल कंटेनर। जिंक का सिलेंड्रिकल कंटेनर काम करता है एज एनोड। ग्रेफाइट की रोड जो इसके सेंटर के अंदर होती है वो एक्ट करती है एज कैथोड। फिर जो हमारी ग्रेफाइट रोड है उसके सराउंडिंग में होता है पाउडर्ड MnO2 एंड कार्बन। और फिर उसके बाद NH4Cl एंड ZnCl2 का पेस्ट होता है जो कि हमारा जिंक कंटेनर को कांटेक्ट में है। फिर हमारी जो ग्रेफाइट रोड है उसको हमने ऊपर से मेटल कैप के साथ फिट कर रखा है, और हमारे सिलेंडर को टॉप पर से हमने सील कर रखा है पिच के साथ में। और जिंक कंटेनर है, इसको कार्डबोर्ड से कवर कर रखा है ताकि इन्वायरमेंट से प्रोटेक्टेड रहेगी। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब हम बात करते हैं रिएक्शंस की, कि प्राइमरी सेल के अंदर हमारी क्या क्या रिएक्शन होंगी। तो रिएक्शंस की जब हम बात करें तो क्या होगी, हमें पता है भाई कि हमारी एनोड क्या है, एनोड है हमारी जिंक वाली, जिंक का जो कंटेनर है सॉलिड वो हमारा एनोड है। एनोड के ऊपर होता है हमारा ऑक्सीडेशन, तो जिंक Zn2 पॉजिटिव के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा। अब बात आती है कैथोड की। कैथोड क्या है हमारी, ग्रेफाइट रोड है हमारी कैथोड।
पर इसके ऊपर होगा क्या और इसके सराउंडिंग में क्या क्या ऐड कर रखा है हमने, MnO2 और कार्बन है, और उसके बाद क्या है हमारा NH4Cl एंड ZnCl2 है। तो यहाँ पे जो हमारा NH4Cl है और हमारा Mn है उसका होगा यहाँ पे रिडक्शन, NH4 पॉजिटिव एंड MnO2। तो जब हमारा MnO2 का होगा रिडक्शन, इस रिएक्शन से हम क्या बता सकते हैं, MnO2 हमारा +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में इसका रिडक्शन होगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारा Mn2O3 और +H2O के अंदर। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई इसकी +3, तो +4 टू +3 कन्वर्ट हो रहा है, मतलब इसका रिडक्शन हो रहा है। और फिर हम बात करें जब हमारा जो NH4 पॉजिटिव है ये 2 इलेक्ट्रॉन लेके हमारा कन्वर्ट हो रहा है NH3 के अंदर, तो ये वाली रिएक्शन भी हमारी कैथोड के ऊपर हो रही है क्योंकि NH4 पॉजिटिव का भी यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो जब NH3 बना हमारा अमोनिया, ये गैस है हमें पता है, पर गैस है ये बाहर नहीं निकलती, ये हमारी Zn2 पॉजिटिव के साथ कंबाइन हो जाती है, और जो Zn2 पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव आयन के साथ कंबाइन होके ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बनाती है जो कि है हमारा ZnNH3 2Cl2। क्या बोलते हैं इसको, डाई अमाइनो डाइक्लोरो जिंक, डाइक्लोरिडो जिंक, क्योंकि हमारा Cl जो है ये नेगेटिव वाला है, ये हमारा एनायन है, तो ये हमारा क्लोरिडो हो जाएगा, डाई अमाइन डाइक्लोरिडो जिंक। ठीक है, और कौन कौन सी रिएक्शन हुई फिर हमारी एनोड के ऊपर, तो क्या हुआ, जिंक का ऑक्सीडेशन, कैथोड के ऊपर MnO2 का तो रिडक्शन हुआ है Mn2O3 में, और हमारी जो NH4 पॉजिटिव आयन से वो अमोनिया के अंदर कन्वर्ट हुए। अब अमोनिया हमारी गैस है तो उसको हम बोल सकते हैं कि लिबरेट होनी चाहिए थी, पर ये लिबरेट नहीं होती, ये इमीडिएटली हमारे जो Zn2 पॉजिटिव आयन्स और Cl नेगेटिव आयन्स थे उनके साथ कंबाइन करके कॉम्प्लेक्स सोल्ट की फॉर्मेशन करती है। कौन सा सोल्ट, ZnNH3 2Cl2 डाई अमाइन डाइक्लोरिडो जिंक की फॉर्मेशन करती है। ये बात हो गई हमारी ड्राई सेल की कंस्ट्रक्शन एंड इसकी रिएक्शंस की। अब हमने बोला कि हमारी एक सेल है, मान लो सेल का काम क्या था, हमें तो इससे वोल्टेज चाहिए था, तो हमारी जो ड्राई सेल है इसकी वोल्टेज रेंज होती है 1.25 वोल्ट टू 1.50 वोल्ट। ठीक है, और इनकी लॉन्ग लाइफ नहीं होती क्योंकि जो एसिडिक NH4Cl है ना वो जिंक कंटेनर को जल्दी कोरोड कर देता है। अगर सेल हमारी, जिसे हम सेल ला के भी रख दें और उसको यूज़ भी नहीं कर रहे, फिर भी ये कोरोड कर देगा NH4Cl। हमारा NH4Cl का एसिडिक नेचर है तो ये जिंक कंटेनर को कोरोड कर देगा, इसीलिए ये सेल है उतनी ज़्यादा दिन नहीं चलती, चाहे इसको हम यूज़ करें या ना करें। ठीक है, तो ये हो गई हमारी एक टाइप से प्राइमरी सेल, क्योंकि इस सेल को हम दोबारा चार्ज नहीं कर सकते, एक बार रेडॉक्स रिएक्शन होगी और रेडॉक्स रिएक्शन होने के बाद जितनी इसकी लाइफ होगी उतना काम करेगी, फिर ये अपने आप डैमेज हो जाती है और फिर ये किसी काम की नहीं रहती, इसको हमें रिप्लेस करना पड़ता है न्यू सेल के साथ। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकेंड हमारी जो प्राइमरी सेल है उसकी, वो है होती है हमारी मरकरी सेल। मरकरी सेल को हम रबन मेलोरी सेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, रबन मेलोरी सेल। तो इस सेल के अंदर क्या होता है हमारा, ये एक नए टाइप की ड्राई सेल है। ड्राई सेल की हमने बात की ना, नए टाइप की ड्राई सेल है, तो ये हमारे लो करंट डिवाइसेस के अंदर यूज की जाती है, जैसे हियरिंग एड्स और वॉचेस के अंदर। जैसे घड़ी होती है हमारी उसको चलने के लिए, और जो लोगों को सुनाई नहीं देता, जो लोग बहरे होते हैं वो कुछ मशीन यूज करते हैं ना, कान में डालते हैं, उसके अंदर भी यूज की जाती है हमारी मरकरी सेल। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, अब हमने बोला कि ये नए टाइप की क्या है हमारी मरकरी सेल है, मरकरी सेल हमारी नए टाइप की ड्राई सेल ही है। तो इसके अंदर भी क्या होता है हमारा, इसकी कंस्ट्रक्शन की बात करें हम तो इसके अंदर क्या होगा हमारा, इस टाइप से इसके अंदर भी जिंक का कंटेनर होता है जो कि एक्ट करता है हमारा एनोड के रूप में। जैसे वहां पे एनोड के रूप में एक्ट कर रहा था, वैसे ही हमारा इसके अंदर जिंक का कंटेनर है जो एनोड के रूप में एक्ट करता है। फिर उसके अंदर हम ग्रेफाइट रोड लेके चल रहे थे, इसके अंदर हम लेंगे, इसके अंदर ऐसे हम लेंगे, ये क्या है हमारी, ये कार्बन की रोड लेंगे और ये एक्ट करेगी हमारी एज कैथोड। जिंक का कंटेनर है जो कि एक्ट करेगा एज एनोड, और जो हमारी कार्बन की रोड है वो एक्ट करेगी एज कैथोड। फिर इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट क्या लेंगे, मर्क्यूरिक ऑक्साइड
को KOH के साथ मिक्स करके इलेक्ट्रोलाइट के रूप में यूज़ करेंगे कि यहाँ पे हमारा सारा इलेक्ट्रोलाइट फिल होगा। इलेक्ट्रोलाइट क्या लेंगे हम, मर्क्यूरिक ऑक्साइड विद KOH। और फिर इसके ये देखो, ये हमने डॉट डॉट बनाया ना, ये एक लाइन है, ये पोरस पेपर का एक सेपरेटर है जो कि हमारे इलेक्ट्रोलाइट को जिंक कंटेनर से सेपरेट करके रखता है। ये जो हमारा, ये हमने बोला ना यहाँ पे है, ये देखो ऐसे, तो ये हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट है, फिर ये इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे और यहाँ पे ही प्रेजेंट है। यहाँ पे ये वाला स्पेस जो है ये प्रोटेक्टेड है, हमारे जो जिंक कंटेनर है, जो एनोड है हमारी, इसको प्रोटेक्ट करके रखता है। ये बात हुई मरकरी सेल की कंस्ट्रक्शन की, क्या कि एक हमारी नए टाइप की ड्राई सेल है, लो करंट डिवाइसेस के अंदर यूज़ किया जाता है। फिर इसके अंदर हमारा जिंक कंटेनर होता है जो एक्ट करता है एज एनोड, कार्बन की रोड होती है वो एक्ट करती है एज कैथोड। इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं मर्क्यूरिक ऑक्साइड का पेस्ट जिसको हम KOH के साथ मिक्स करके यूज़ करते हैं। फिर पोरस पेपर यूज़ करते हैं जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट को जिंक कंटेनर से सेपरेट रखता है। कंस्ट्रक्शन की बात हो गई। अब हम बात करते हैं इसकी रिएक्शंस की। तो रिएक्शंस के अंदर क्या होगा, हमने क्या बोला, इसको मरकरी सेल को ना बटन सेल भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर हम बात करेंगे एनोड की। एनोड के ऊपर क्या होगा, हमारा जिंक कंटेनर एनोड के रूप में एक्ट करता है। तो ये हमारा 2 इलेक्ट्रॉन लेके कन्वर्ट हो जाएगा ZnO के अंदर, ठीक है। हमारा जो जिंक सॉलिड है ये हमारा ZnO के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। जिंक पहले 0 था, अब 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई, मतलब इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ पे वाटर और 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे यहाँ से, ठीक है। तो ये बात हो गई एनोड के ऊपर। अब जो हमारी कैथोड है उसके ऊपर क्या रिएक्शन होगी, जो यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, मरकरी का पेस्ट ले रहे हैं, मर्क्यूरिक ऑक्साइड का, तो HgO हो गया। अब उसके साथ में रिएक्ट करेंगे यहाँ पे वाटर और 2 इलेक्ट्रॉन लेके, वो हमारा किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, मर्क्यूरिक लिक्विड के अंदर, और हमारे 2 OH नेगेटिव आयंस बाहर निकल जाएंगे। तो ये हो गई इसकी सेल रिएक्शन। ओवरऑल रिएक्शन की बात करें तो इसको रिएक्शंस क्या होगी, ओवरऑल रिएक्शन हमारा जिंक मर्क्यूरिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके जिंक ऑक्साइड और प्लस मर्क्यूरी की फॉर्मेशन करेगा। ये हो गई ओवरऑल रिएक्शन की बात, ठीक है। तो इसके अंदर एनोड के ऊपर और कैथोड के ऊपर क्या क्या रिएक्शंस होंगी उसकी हमने बात कर ली। और ये हमारे पास जो मरकरी सेल है ना, ये कार्सिनोजेनिक है। कार्सिनोजेनिक का मतलब क्या है, ये कैंसर कॉजिंग है। तो ये जो हमारी ओवरऑल रिएक्शन है, अब इसके अंदर कोई भी आयन नहीं है, कोई भी आयन नहीं है, तो इसकी कंसंट्रेशन चेंज हो सकती है। तो इसका जो सेल पोटेंशियल कंसंट्रेशन है, कोई भी आयन नहीं है, मतलब इसकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहेगी। अगर आयन होता तो उसकी कंसंट्रेशन चेंज हो सकती थी, अब कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहेगी, तो फिर इसका क्या होगा, पोटेंशियल भी इसकी थ्रू आउट लाइफ 1.35 वोल्ट कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। फिर क्या एक दिक्कत क्या बोला हमने कि ये हमारे पास कार्सिनोजेनिक है और ये हमारी प्राइमरी सेल है, मतलब इसको दोबारा यूज भी नहीं किया जा सकता और ऐसे इन्वायरमेंट में छोड़ भी नहीं सकते क्योंकि ये कैंसर कॉजिंग है, इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करेगी ये। तो इसको क्या किया जाता है, फिर जो सेल हमने एक बार यूज कर ली उसको दोबारा प्रोसेस करके उससे मरकरी निकाल ली जाती है, ताकि जो मरकरी और मर्क्यूरिक कंपाउंड है वो हमारे इन्वायरमेंट को हानि ना पहुंचाएं और पॉल्यूशन ना कॉज करें, ठीक है। तो ये भी इसके साथ में एक प्रॉब्लम है कि मर्क्यूरिक सेल को हम ऐसे ही नहीं फेंक सकते, उसको हमें रीप्रोसेस करना पड़ता है, उससे मरकरी की रिकवरी करनी पड़ती है, ठीक है। तो ये बात हो गई प्राइमरी सेल्स की, ड्राई सेल एंड मरकरी सेल की। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी सेल्स की। सेकेंडरी सेल का एग्जाम्पल है हमारा लेड स्टोरेज बैटरी। तो ये हमारी सबसे कॉमन बैटरी है जो हम ऑटोमोबाइल्स के अंदर और इन्वर्टर्स के अंदर यूज करते हैं, ठीक है। तो इसका वोल्टेज डिपेंड करता है कि हम कितनी सेल्स यूज कर रहे हैं इसके अंदर। तो हमारी जो 12 वोल्ट की लेड स्टोरेज बैटरी है ना, उसके अंदर हमारे पास 6 सेल्स यूज होती हैं। हर एक सेल 2 वोल्ट प्रोड्यूस करती है, इसीलिए हमारी टोटल 12 वोल्ट की होती है। और हर एक सेल के अंदर क्या होता है हमारा, अब हम सेल की बात करें तो हर एक सेल के अंदर हमारा क्या होता है, लेड स्टोरेज बैटरी, तो हमारा लेड होता है वो एक्ट करता है एज एनोड, ठीक है। या फिर हम एक ग्रिड ले लेते हैं लेड की जो फिल की जाती है लेड से, फाइनली डिवाइडेड स्पंजी लेड ग्रिड, इस टाइप से हम ग्रिड ले लेते हैं, ठीक है। या फिर ग्रिड ले लेंगे हम इस टाइप से, ठीक है, जिसके अंदर हमने लेड फिल किया होता है। और एक ग्रिड ले लेंगे जिसके अंदर हम लेड डाइऑक्साइड लेते हैं, वो एक्ट करती है हमारी एज कैथोड,
लेड एक्ट एज एनोड एक्ट करता है, और हम लेड ऑक्साइड ले लेते हैं PbO2, वो हमारा एक्ट करता है एज कैथोड। तो इन इलेक्ट्रोड्स को अल्टरनेटिवली अरेंज किया जाता है, ठीक है। और इन इलेक्ट्रोड्स को अल्टरनेटिवली अरेंज किया जाता है और इनके बीच में एक थिन वुडन या फिर फाइबर की ग्लास शीट लगाई जाती है और इनको सस्पेंड कर दिया जाता है H2SO4 के अंदर। कैसे, देखो एक मिनट हम बात करें इसके डायग्राम की। तो ये जो हमारी लेड स्टोरेज बैटरी है ये इस टाइप से होती हैं जैसे। इस टाइप से होती है हमारी लेड स्टोरेज बैटरी। तो हमने बोला कि ये देखो ये तीन है, हमारी तीन रोड्स को आपस में साथ में कनेक्टेड है और तीन रोड साथ में कनेक्टेड है। तो ये हो गई हमारी क्या, 6 सेल्स हो गई। इसके अंदर हर एक सेल 2 वोल्ट प्रोड्यूस करेगी और हमारी ये 6 सेल्स फिर टोटल 12 वोल्ट प्रोड्यूस करेंगी, टोटल 12 वोल्ट प्रोड्यूस करेंगी। तो इसके अंदर हमने बोला कि यहाँ पे ये वाली तीनों है, ये हमने किसकी ले ली, ये हमने ले ली लेड की रोड्स। तो ये हमारी एक्ट करेंगी एज एनोड। और ये वाली जो तीनों रोड्स, और ये जो हमारी तीन इलेक्ट्रोड्स हैं जिनको हमने रेड से ड्रॉ किया है, ये इनको बोल देते हैं कि हम हमारी ये लेड ऑक्साइड PbO2 की बनी हुई हैं। तो ये हमारी एक्ट करेंगी एज कैथोड, ठीक है। तो क्या हो गया, हमारी जो लेड की बनी हुई रोड्स थी वो हमारी एक्ट करेंगी एज एनोड, और लेड ऑक्साइड की बनी हुई रोड्स थी वो हमारी एक्ट करेंगी एज कैथोड। और यहाँ पे हमने इलेक्ट्रोलाइट क्या ले रखा है, यहाँ पे जो हमने इलेक्ट्रोलाइट ले रखा है वो हमने ले रखा है H2SO4, डाइल्यूट H2SO4 लेंगे, क्या 38% बाई मास ले लेंगे H2SO4 को। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रोड्स हैं, इनको हमने सेपरेट कर रखा है किससे, वुडन के या फिर फाइबर ग्लास शीट से इनको आपस में सेपरेट भी कर रखा है, ठीक है। अब जो है कि हम बोलें कि हम जो कैथोड प्लेट्स हैं उनको आपस में ज्वाइन कर दिया, एनोड प्लेट्स को आपस में ज्वाइन कर दिया, अल्टरनेट पोजीशंस रखी हुई हैं इनकी। तो ये सेल्स क्या हो गई, पैरेलल के अंदर कनेक्ट हो गई कि एनोड टू एनोड, कैथोड टू कैथोड। तो फिर हमारा वोल्टेज 12 वोल्ट हुआ और ये 6 जो रोड्स है इनको 6 सेल्स को सीरीज के अंदर हमने कनेक्ट कर रखा है। अब इलेक्ट्रोड्स हमने बोला कि ये हमारे पास सेकेंडरी सेल्स हैं, तो इसके अंदर दोनों प्रोसेस होंगे, चार्जिंग भी होगी और डिस्चार्जिंग भी होगी। तो पहले जब हम इस बैटरी का यूज़ करके इससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करवा के हम हमारे और अप्लायंसेस को रन करने के लिए या हमारे उस पर्पज़ के लिए यूज़ करेंगे, तो क्या होगा, पहले ये बैटरी है ये फुल्ली चार्ज्ड है तो ये डिस्चार्ज होगी पहले। तो अब हम बात करेंगे रिएक्शंस की कि ये डिस्चार्जिंग के टाइम पे कौन सी रिएक्शन शो करेगी और चार्जिंग के टाइम पे कौन सी रिएक्शन शो करेगी, एनोड के ऊपर और कैथोड के ऊपर। तो हम बात करते हैं अब कि पहले हम किस केस की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं डिस्चार्ज की, ठीक है। तो डिस्चार्ज के केस में हमारी एनोड और कैथोड के ऊपर क्या रिएक्शन होंगी, एनोड के ऊपर क्या होगा हमारा लेड, एनोड जो हमारी वो सिर्फ लेड की बनी हुई है और कैथोड क्या है हमारी लेड ऑक्साइड की बनी हुई है। तो ये हमारी रिएक्ट करेंगी इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, जो हमारे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर सल्फेट आयंस प्रेजेंट होंगे उनके साथ। तो एनोड के ऊपर तो क्या होगा, इसका एनोड के ऊपर होगा ऑक्सीडेशन। तो हमारा लेड 0 से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर कन्वर्ट होगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स देगा। फिर यहाँ पे PbO2 SO4 2 नेगेटिव के साथ रिएक्ट करेगा, H पॉजिटिव आयंस होंगे और 2 इलेक्ट्रॉन्स का ये यूज करके ये किसके अंदर कन्वर्ट होगा, ये PbSO4 के अंदर कन्वर्ट होगा और 2 यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स निकल जाएंगे।
अब यहाँ पे लेड की ऑक्सीडेशन स्टेट हमारी +2 है और यहाँ पे थी +4, तो +4 से +2 में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब लेड का हो रहा है यहाँ पे रिडक्शन। तो ये ड्यूरिंग डिस्चार्ज हमारी लेड स्टोरेज बैटरी के अंदर एनोड और कैथोड के ऊपर क्या क्या रिएक्शन होती है, हमारी ऑक्सीडेशन हाफ सेल के अंदर क्या रिएक्शन होगी और रिडक्शन हाफ सेल के अंदर क्या रिएक्शन होगी, उसकी बात की। तो इस इक्वेशन से हमें क्या पता चला कि भाई हमारा जो H2SO4 है वो डिस्चार्ज के टाइम पे यूज हो रहा है। देखो H पॉजिटिव आयंस यूज हो रहे हैं, SO4 2 नेगेटिव आयंस यूज हो रहे हैं, तो मतलब H2SO4 यूज हो रहा है। तो H2SO4 यूज होगा तो उसकी डेंसिटी कम होगी। जब हमने बोला था कि हम H2SO4 इसके अंदर यूज करते हैं ना, तब स्टार्टिंग में जब हम हमारी सेल बनाते हैं तब H2SO4 लेते हैं तो उसकी डेंसिटी हमारी 1.30 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ली थी हमने, ठीक है। तो अब H2SO4 यूज हो रहा है डिस्चार्जिंग के टाइम पे, तो H2SO4 की डेंसिटी होगी डिक्रीज। तो H2SO4 की डेंसिटी जब 1.20 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगी तो इस सेल को जरूरत पड़ेगी चार्जिंग की, ठीक है। तो फिर हम इस सेल को करेंगे चार्ज। तो अब हम बात करते हैं कि चार्जिंग के टाइम पे कौन कौन सी रिएक्शंस होती हैं, किसके अंदर हमारी जो लेड स्टोरेज बैटरी है वो चार्ज हो रही है तो कौन कौन सी रिएक्शंस होंगी, कैथोड के ऊपर क्या रिएक्शन होगी और एनोड के ऊपर क्या रिएक्शन होगी। अब चार्ज हो रही है मान लो, तो चार्ज होने के टाइम पे क्या करेगी, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के रूप में एक्ट करेगी, क्योंकि अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम बाहर से दे रहे हैं और उसको केमिकल एनर्जी के रूप में चेंज कर रहे हैं। तो कैथोड के ऊपर क्या होगा हमारा, कैथोड के ऊपर होगा हमारा रिडक्शन, PbSO4 है, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, Pb एंड SO4 2 नेगेटिव के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। और फिर जो हमारी एनोड है उसके ऊपर क्या होगा हमारा, PbSO4 वाटर मॉलिक्यूल्स यूटिलाइज करेगा, इसका होना है ऑक्सीडेशन, तो ये हमारा PbO2 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे लेड भी बनेगा, एक मिनट, PbO2 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और SO4 2 नेगेटिव आयंस निकल जाएंगे बाहर और H पॉजिटिव आयंस और 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे। एनोड के ऊपर होगा ऑक्सीडेशन, Pb हमारा +2 से +4 के अंदर चेंज हो रहा है और कैथोड के ऊपर हमारा Pb +2 से 0 के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। अब हमने देखा था कि हमारा डिस्चार्जिंग के टाइम पे जो हमारी लेड की कैथोड थी वो हमारी लेड सल्फेट के अंदर चेंज हो रही थी और जो हमारी लेड की एनोड थी, हमारा जो लेड था वो एनोड के रूप में एक्ट कर रहा था, वो हमारा लेड सल्फेट के अंदर कन्वर्ट हो रहा था और लेड ऑक्साइड की जो हमारी कैथोड थी वो हमारी लेड सल्फेट के अंदर कन्वर्ट हो गई थी ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग। अब हमें चार्जिंग करनी है तो जब हम इसको इलेक्ट्रिक करंट देंगे तो फिर दोबारा से हमारे लेड सल्फेट से हमारा लेड एंड लेड ऑक्साइड बनेंगे, मतलब हमारी एनोड एंड कैथोड दोबारा से फॉर्म होंगी, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, फिर ऐसे हम हमारी लेड स्टोरेज सेल को यूज़ कर सकते हैं दोनों केसेस में, मतलब इसको चार्ज भी कर सकते हैं और डिस्चार्ज भी कर सकते हैं। रीयूजेबल है हमारी लेड स्टोरेज सेल, इसको मेनली इन्वर्टर्स के अंदर यूज़ करते हैं। तो इस टाइप से ड्यूरिंग चार्जिंग और डिस्चार्जिंग हमने रिएक्शंस की बात कर ली और इसकी कंस्ट्रक्शन की बात कर ली। अब हम बात करते हैं हमारी निकल कैडमियम की स्टोरेज सेल की। तो ये भी हमारी एक सेकेंडरी है, ये भी हमारे पास सेकेंडरी सेल है। निकल कैडमियम को हम निकाड भी बोल देते हैं शॉर्ट फॉर्म के अंदर। ये भी सेकेंडरी सेल है, मतलब ये भी रिचार्जेबल है और ये पॉपुलर हो रही है धीरे धीरे बहुत ज़्यादा, और इसका मेन यूज़ कैलकुलेटर्स के अंदर किया जाता है, ठीक है। कैलकुलेटर के अंदर इसको मेनली यूज़ किया जाता है निकल कैडमियम स्टोरेज सेल को। इसकी जो लेड स्टोरेज सेल है उससे ज़्यादा सेल्फ लाइफ है, क्योंकि ये ज़्यादा सेल्फ लाइफ तो है पर ये एक्सपेंसिव भी है उससे। तो इसके अंदर हमारी एनोड और कैथोड हम क्या लेंगे, कैडमियम स्टोरेज सेल है, तो इसके अंदर जो हमारी कैडमियम है, कैडमियम की जो इलेक्ट्रोड है वो तो होगी हमारी एक्ट करेगी एज एनोड, और फिर हम निकल ऑक्साइड लेंगे, निकल ऑक्साइड NiO2 लेंगे जो हमारा एक्ट करेगा एज कैथोड, और यहाँ पे हम KOH का लेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो निकल कैडमियम सेल के अंदर निकल ऑक्साइड लेंगे वो हमारा एक्ट करेगा एज कैथोड, कैडमियम लेंगे वो हमारा एक्ट करेगा एज एनोड, और KOH यहाँ पे एक्ट करेगा एज इलेक्ट्रोलाइट। अब हम देखते हैं इसके ऊपर कौन कौन सी रिएक्शंस होती हैं। तो हमारी
एनोड के ऊपर क्या रिएक्शन होगी और कैथोड के ऊपर क्या रिएक्शन होगी डिस्चार्ज के टाइम पे, उसकी बात करते हैं। डिस्चार्ज की बात करें तो एनोड हमारी क्या थी, कैडमियम एनोड थी, कैडमियम एनोड थी। तो कैडमियम का होगा हमारे पास ऑक्सीडेशन, CdOH2 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिमूव हो जाएंगे। फिर हमारी NiO2 क्या थी, NiO2 थी हमारी कैथोड। इसका क्या होगा, इसका होगा हमारा रिडक्शन। तो यहाँ पे NiO2 से फॉर्मेशन हो जाएगी NiOH2 की और 2 OH नेगेटिव आयंस रिमूव हो जाएंगी। तो ये बात हो गई डिस्चार्ज की। डिस्चार्जिंग के टाइम पे कैडमियम से कैडमियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, एनोड के ऊपर कैडमियम का होगा ऑक्सीडेशन और कैथोड के ऊपर निकल ऑक्साइड से निकल हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन होगी और यहाँ पे निकल का रिडक्शन होगा। ये डिस्चार्जिंग के टाइम की बात। अगर हम चार्जिंग की बात करें तो रिवर्स रिएक्शन होगी कि कैडमियम हाइड्रोक्साइड से फिर कैडमियम की फॉर्मेशन होगी और निकल हाइड्रोक्साइड से निकल ऑक्साइड्स की फॉर्मेशन होगी और हमारी सेल एक्ट करेगी एज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है, रिवर्स रिएक्शन शो करेंगे ये। जैसे हमने लेड स्टोरेज की बात की, सेम वैसे ही इसके अंदर हमने ये डिस्चार्ज की रिएक्शन लिखी है, चार्ज की वैसे ही लिख लेंगे। ठीक है, अब ये जो लेड स्टोरेज सेल है उसके अंदर जो हमारे रिएक्शन के प्रोडक्ट हैं वो इलेक्ट्रोड के पास रहते हैं। तो वो रिएक्शन है ना, फिर उनको रिवर्स नहीं कर सकते चार्जिंग के टाइम पे, तो कोई भी गैस प्रोड्यूस नहीं होती उसके अंदर और बैटरी को सील कर सकते हैं लेड स्टोरेज सेल के केस में। और जो निकल कैडमियम सेल है फिर हमारी वो कितना पोटेंशियल मेनली प्रोड्यूस करती है, उसके अंदर 1.4 वोल्ट हम मेनली प्रोड्यूस कर सकते हैं निकल कैडमियम सेल से। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारी नेक्स्ट फ्यूएल सेल की। फ्यूएल सेल क्या होते हैं हमारे पास, फ्यूएल सेल वो डिवाइसेस होते हैं जो हमारी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है फ्यूल के कंबशन से उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करें। इसका एग्जाम्पल था हमारा हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूएल सेल। और ये जो फ्यूएल सेल है हमारे, इनको जो अपोलो मून फ्लाइट्स हैं उनके अंदर मेनली सोर्स के रूप में यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की। अब अपोलो मून फ्लाइट्स क्या है कि कई बार वो ऐसा होता है कि रॉकेट्स वगैरह भेजे जाते हैं। तो जो रॉकेट्स वगैरह भेजे जाते हैं उनके अंदर हाइड्रोजन ऑक्सीजन को यूज़ किया जाता है एज ए फ्यूल। वो उनको इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं जिनकी हेल्प से वो काफ़ी उनके दूर जाते हैं और उनकी ट्रैवलिंग में काफ़ी हेल्प करते हैं। तो इनके अंदर क्या किया जाता है, अप्रोक्सीमेट 200 kg फ्यूल फिल करके ये 11 दिन तक चल सकते हैं। 11 दिन उनके चलने के लिए 200 kg फ्यूल सफिशिएंट है। और अगर हम इलेक्ट्रिकल इंजन जनरेटर उनकी बात करें तो उनके कंपैरिजन में ये काफ़ी कम है क्योंकि उनके अंदर बहुत ज़्यादा टन यूज़ किया जाता है। हमारे पास जो फ्यूल है वो उतना ज़्यादा फ्यूल यूज़ किया जाता है जनरेटर के केस में। और फिर एक और क्या बात है कि ये जो कंबशन है इसका जो प्रोडक्ट मिलता है हमें वो वाटर मिलता है, तो वाटर को ड्रिंकिंग पर्पजेज़ के लिए यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इसके जनरल डिज़ाइन की। तो हमारे पास किस टाइप से होती है, हमारे पास इस टाइप से होती है हमारी जो फ्यूल सेल्स होती हैं वो इस टाइप से होती हैं। यहाँ से हाइड्रोजन की एंट्री की जाती है, यहाँ से O2 की। यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट होता है, इलेक्ट्रोलाइट क्या लेते हैं यहाँ पे कंसंट्रेटेड एक्वस KOH या फिर NaOH। ये हो गई हमारी एनोड, ये कैथोड और यहाँ से वाटर निकल जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या किया जाता है, ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं ये यहाँ पे पोरस कार्बन की इलेक्ट्रोड्स होती हैं और इनके साथ में कुछ कैटालिस्ट यूज़ किए जाते हैं। कैथोड एंड एनोड दोनों पोरस कार्बन की होती हैं और इनके साथ में कुछ ना कुछ कैटालिस्ट यूज़ किए जाते हैं। कैटालिस्ट क्या क्या यूज़ किए जाते हैं, प्लेटिनम एंड पैलेडियम कैटालिस्ट यूज़ किए जाते हैं इसके केस में। यहाँ से H2 की सप्लाई होती है, यहाँ से O2 की सप्लाई होती है। फिर ये जो हमारी पोरस इलेक्ट्रोड्स है इनके थ्रू ये हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट है उसके अंदर जाके उसके साथ में रिएक्शंस करते हैं।
ठीक है, इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में हमारा इलेक्ट्रोलाइट है और ये इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को सेपरेट करता है एक दूसरे से। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बबल किया जाता है इसके अंदर इस पोरस इलेक्ट्रोड के थ्रू KOH या फिर NaOH सॉल्यूशन के अंदर। तो अब हम बात करते हैं रिएक्शंस की। तो हमारी रिएक्शंस क्या होंगी एनोड एंड कैथोड के ऊपर। एनोड के ऊपर क्या होगा, हमारा हाइड्रोजन आती है उस साइड से, और एनोड के ऊपर क्या होता है हमारा ऑक्सीडेशन। तो ये वाटर के अंदर कन्वर्ट होता है और यहाँ से 4 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो जाएंगे। फिर ऑक्सीजन का क्या होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन का रिडक्शन होगा और ऑक्सीजन किसके अंदर कन्वर्ट होगा 4OH नेगेटिव आयंस के अंदर। तो ओवरऑल रिएक्शन क्या होगी, यहाँ पे हमारी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करके वाटर की फॉर्मेशन कर रही है। तो क्या हो गया, हमारी फ्यूल सेल का एंड प्रोडक्ट क्या मिला हमें, वाटर और एनर्जी। वाटर जो है वो ड्रिंकिंग पर्पजेस के लिए यूज़ कर लिया जाता है, ठीक है, और जो रिएक्टेंट्स हैं फिर उनको कंटिन्यूअसली फीड किया जाता है इलेक्ट्रोड्स को, और प्रोडक्ट्स को भी कंटिन्यूअसली रिमूव किया जाता है। ठीक है, कंटिन्यूअसली रिएक्टेंट देंगे, कंटिन्यूअसली प्रोडक्ट को रिमूव कर लेंगे। अब हम बात करते हैं इसकी एडवांटेजेस की। तो यहाँ पे फ्यूल सेल है, इसकी मेन एडवांटेजेस क्या है कि हमने बोला कि कंटिन्यूअस सप्लाई करते हैं, तो जो हमारी सेल है फिर वो कभी भी डेड नहीं होती, कंटिन्यूअस सप्लाई चलती रहती है। और इसके अंदर जो टेम्परेचर रेंज है 70 to 140 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रेंज के ऊपर इनको ऑपरेट कर सकते हैं। फिर एक बात आती है मेन एफिशिएंसी की। तो जो थ्योरेटिकल एफिशिएंसी होती है हमारी फ्यूल सेल की वो 100% होती है, और थ्योरेटिकल के अंदर भी ये प्रैक्टिकली भी 60 to 70% एफिशिएंसी दे देते हैं। जबकि जो हमारी दूसरी सेल्स होती है जिनके अंदर हम कोल वगैरह यूज़ करते हैं उनकी एफिशिएंसी 40% से ज़्यादा नहीं मिलती। तो 60 to 70% 40% के कंपैरिजन में काफ़ी अच्छी एफिशिएंसी है। और फिर फ्यूल सेल और क्या करती है, इसका एंड प्रोडक्ट हमारा वाटर होता है, तो ये कोई भी पोल्यूटेंट नहीं रिलीज करती इन्वायरमेंट के अंदर, तो ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली है हमारी फ्यूल सेल्स। अब हम बात करते हैं एफिशिएंसी कैलकुलेशन की। तो हमें पता है कि हमारी डेल एच जो होगी वो हमारी हीट ऑफ कंबशन होगी, और डेल जी हमारा वर्क डन होगा। तो हमें पता है कि हमारा डेल जी क्या होता है, अब डेल जी हमें पता है कि -NF E0 सेल होता है। अब इस रिएक्शन के अंदर हमारे 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं। फेराडे कांस्टेंट हमें पता है 96,500 होता है, और इस फ्यूल सेल जो हमें पोटेंशियल देती है वो होता है हमारा 1.3 वोल्ट। तो यहाँ से डेल जी जो होगी वो हमारी आएगी 237.930 किलो जूल पर मोल। तो ये आ गई हमारी डेल जी की वैल्यू। और डेल एच की वैल्यू क्या होती है इसके केस में, -285.8 किलो जूल पर मोल डेल एच की वैल्यू होती है। जेड डेल एच क्या होगी, हमारी हीट ऑफ कंबशन। अब हमारी जो एफिशिएंसी है उसको हम ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो हमारी डेल जी एंड डेल एच का रेशियो होती है जिसको हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे हम डेल जी की वैल्यू जो हमने कैलकुलेट की है -237.390 किलो जूल पर मोल, और डेल एच की वैल्यू हमारी होती है हीट ऑफ कंबशन की वैल्यू फ्यूल सेल के केस में वो होती है -285.8। तो उन दोनों का रेशियो को 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ पे एफिशिएंसी आ गई हमारी 83%। तो इस टाइप से हम फ्यूल सेल की एफिशिएंसी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसकी कंस्ट्रक्शन के अंदर क्या क्या डिफिकल्टीज आती हैं। तो डिफ़िकल्टीज जो आती हैं वो कुछ टेक्निकल, इकोनॉमिक या फिर प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टी आ सकती हैं। इसमें से क्या है, एक तो कि 3 फेज़ हो गई इसके अंदर, सॉलिड, लिक्विड और गैस। कि हम गैस तो ले रहे थे यहाँ पे H2 और O2, लिक्विड हम ले रहे हैं यहाँ पे KOH वगैरह, इलेक्ट्रोलाइट जो है वो हमारा लिक्विड है, ये हमारी गैस है। और फिर हम इसके अंदर कैटालिस्ट ले रहे हैं प्लेटिनम एंड पैलेडियम, वो है हमारे सॉलिड। तो तीनों फेज एग्जिस्ट करती हैं, तो इन तीनों फेज के बीच में कांटेक्ट प्रोवाइड करना डिफिकल्ट टास्क है। फिर जो इलेक्ट्रोलाइट्स है वो हमारे वो कोरोसिव हैं। ये जो हम इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं NaOH या KOH वो कोरोसिव हैं, कोरोजन कॉज करते हैं वहाँ पे। तो हमारी सेल फिर जब कोरोसिव मटेरियल्स इसके अंदर यूज हो गए तो वहाँ पे कोरोजन कॉज कर देंगे वो, फिर हमारी सेल काम की नहीं रह जाती कुछ। फिर इसके अंदर जो हम कैटालिस्ट यूज़ करते हैं प्लेटिनम एंड पैलेडियम, जो हमारे कैटालिस्ट हम यूज़ करते हैं ये काफ़ी कॉस्टली होते हैं, ठीक है। और एक हमें गैसियस फ्यूल्स हैं उनको हैंडल करना पड़ता है लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर के ऊपर, तो उनकी हैंडलिंग भी
काफ़ी डिफ़िकल्ट है। लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर के ऊपर किसको, हमारे जो गैसेस हैं, गैसियस फ्यूल, यहाँ पे फ्यूल क्या ले रहे हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, वो हमारे गैसियस हैं, उनको हैंडल करना भी काफ़ी एक डिफ़िकल्ट टास्क है। तो इसके अंदर क्या क्या डिफिकल्टीज आती हैं, एक तो 3 फेज के बीच में कॉन्टैक्ट प्रोवाइड करना पड़ता है, एक जो हम कैटालिस्ट यूज कर रहे हैं वो एक्सपेंसिव है, फिर गैसेस को मेंटेन रखना लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर के ऊपर डिफिकल्ट टास्क है, फिर कोरोसिवनेस है, जो हम इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं वो कोरोसिवनेस कॉज करते हैं। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आपको तीनों टाइप की सेल्स हमारी हो गई हैं। ठीक है, अगर रिएक्शंस के अंदर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।